लेकिन शायद इन पर अमल नहीं करते। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े डराने वाले हैं और आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। आज स्वदेश आवर की शुरुआत भारत की सड़कों पर होने वाले सड़क हादसों से, क्योंकि आज बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र के पुणे में सड़क दुर्घटनाओं की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको डराएंगी और आपको सोचने को मजबूर कर देंगी कि आखिर क्यों भारत सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अव्वल है। कहीं प्रशासन की नाकामियां तो कहीं लापरवाही की भेंट चढ़ती इंसानी जिंदगी, जिसने भारत को सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अव्वल दर्जा दे दिया है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और सबसे ज्यादा लोग इनमें अपनी जान गंवाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई, जो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन से कहीं ज्यादा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारत में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और क्यों सबसे ज्यादा लोग इसमें अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। क्या ये इंसानी लापरवाही का नतीजा है, प्रशासन की नाकामी है, स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, जो इमीडिएट जो तीमारदारी के लिए जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, क्या उनके मिलने में देरी की वजह से इस तरह से जाने जा रही है? क्या हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको लेकर जो नियम है उसमें शिथिलता इसकी एक बहुत बड़ी वजह है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की आज स्वदेश आवर में हम कोशिश करेंगे और हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर भारत क्यों लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अव्वल बनता जा रहा है। और उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो आज पंजाब की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, हर तरफ नजर आई सड़क दुर्घटनाओं की जानिब से। हमने देखा कि एक तरफ महाराष्ट्र में हमने पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर देखा कि एक ट्रक जो थी वो उसका ब्रेक फेल होता है और वो 30 से ज्यादा जो कारों को टक्कर मार देती है। इसके अलावा हमने बिहार में भी देखा, पंजाब में भी देखा और अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि आने वाले वक्त में तो आप देखिए कि कोहरे की चादर होगी और हम देखते हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक दुश्वारियां हैं उससे अलग, सब कुछ ठीक होने के बावजूद, सब कुछ मुफीद होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसपीए के पूर्व प्रोफेसर और हेड प्रदीप सरकार साहब। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, हम गाड़ियों की टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस के लिहाज से भी और बेहतर होते जा रहे हैं। जब इन सब मोर्चों पर बेहतरी हो रही है तो उम्मीद तो इसका रिजल्ट यही होना चाहिए था कि सड़क हादसों में कमी आनी चाहिए थी और जो जागरूकता है उसके लिहाज से लोगों की जानें कम जानी चाहिए थी। लेकिन यहां तो उल्टा है, आंकड़े डरा रहे हैं और आज भी बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी। देखिए, मैं तो पहले ही आपको सवाल जो पूछा है उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। बेसिकली मैं एज ए रोड सेफ्टी इंजीनियर मैं देखा, एक तो है ओवर स्पीडिंग, उसी में काफी प्राण चले जाते हैं। मैं तो बताता हूँ अराउंड करीब करीब 60% ओवर स्पीडिंग के लिए दुर्घटना होते हैं। इसका बाद मैं देखा हूँ डेंजरस ड्राइविंग, 25.7% is for dangerous driving, and remaining, I think that to a great extent around 10-15% you're overtaking. It basically 3 reasons है। इसका छोड़ के तो और कुछ reasons है, जैसे जो ड्राइवर रोड यूजर गाड़ी चलाता है दारू पी के, देन आपका सड़क का ठीक नहीं है, पुअर रोड डिजाइन। हम लोग देखा पुअर रोड डिजाइन ये बहुत खतरनाक होता है। एंड इसलिए जो रोड सेफ्टी इंजीनियर्स पहले ही रोड बनाने के पहले से ही, राइट फ्रॉम प्लानिंग स्टेज टू डिजाइन स्टेज,
कंस्ट्रक्शन स्टेज, ऑपरेशन स्टेज में रोड सेफ्टी ऑडिट बहुत जरूरी है। उसके ठीक तरह से हो जाए तो सड़क बिल्कुल सही होगा जैसे होना चाहिए, उसी लिए दुर्घटना कम हो जाएगा। ये तो रोड सेफ्टी ऑडिट के बारे में बोला। और सबसे बड़ा चीज है हमारा, यूएन में हम लोग एक प्लेज लिया है हमारा 2020 में ये फैटेलिटी हाफ हो जाएगा। बट हम लोग देखा इंडिया में लैक ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में बहुत दुर्घटना कम नहीं हो रहा है। आप 2019 का रिकॉर्ड देखो, 2021 का रिकॉर्ड देखो, आप एक्सीडेंट फैटेलिटी ज्यादा हो गया, मोर देन 1,55,000। एंड और आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स देखोगे, मैं देखता हूं जो जब तक ये 5 पिलर्स हम लोग बोलता है रोड सेफ्टी का 5 पिलर्स, एक तो है आपका रोड सेफ्टी मैनेजमेंट, उसी में आपको देखना पड़ेगा रोड सेफ्टी डिजाइन, आपका जो मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन, इनपुट में ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट सब ठीक तरह से हो। इसके लिए रोड सेफ्टी बोर्ड है हमारा। देन सेफर रोड यूजर्स, रोड रोड जो गाड़ी जो चलाएंगे जो, और हम लोग जो सड़क यूज करेंगे उसके लिए कुछ शिक्षा जरूरी है। रोड रोड सेफ्टी एजुकेशन का बारे में, रोड ट्रैफिक रूल्स का बारे में, वो रूल्स जब तक यूजर अवेयरनेस का सब कुछ पता नहीं चलेगा तब को तो दुर्घटना होने का संभावना होता है। नेक्स्ट होता है आपका जो सेफर व्हीकल्स। आप जो व्हीकल आप खुद ही दिखाया, एक व्हीकल जाते जाते ब्रेक फेल हो गया, उसके बारे में एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी गिर गया एंड आग लग गया। एंड सो सेफ्टी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। एवरी पीरियडिक इंस्पेक्शन के लिए आपको यू हैव टू मेक द थिंग्स मैंडेटरी। और एक है सेफर रोड्स, मैं जो पहले ही बोल रहा था, सेफर रोड्स। बिल्कुल। प्रदीप जी एक चीज और जानना चाहूंगा, आप तो बहुत अरसे से देख रहे हैं, क्या इन दुर्घटनाओं के बाद कई बार जो जान जाने की जो प्रतिशत है वो इसलिए भी बढ़ जाता है कि हम एक प्रॉम्प्ट जो रवैया होना चाहिए इन यहाँ पर लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देने का, उन्हें अस्पताल पहुंचाने का, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम लैग कर रहे हैं? क्योंकि हम बाहर के देशों में देखते हैं कि एयर एम्बुलेंस एक बहुत बड़ा कैरियर होता है, और आज हम देख रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम बहुत ही विश्व स्तरीय सड़कें बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो मेडिकल इमरजेंसी में हमको एक सपोर्ट देना चाहिए, वहां हम लैग कर रहे हैं। मैं आप एक अच्छा सवाल पूछा, मैं ये सवाल के बारे में ही आ रहे थे, इसका बीच में मेरे को आप रोक दिया। बट ये बोलना चाहता हूँ, ये 5th पिलर है इफेक्टिव पोस्ट क्रैशिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये जब एक्सीडेंट दुर्घटना होते हैं उसका बाद जनरली हम लोग बोलते हैं 1 घंटा में एटलीस्ट पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए, इसको बोलता है गोल्डन आवर। हम लोग देखते हैं तो गोल्डन आवर जो जो रूल्स है उसी में हम लोग देखते नहीं है जो जो पेशेंट ठीक तरह से पहुंच पाते, इसलिए काफी कमी है। भाई इसके लिए मैं आपको काफी बोल सकता हूँ, यूरोप में क्या है, यूरोप में एक सिस्टम सा ई कॉलिंग, पता नहीं आप सुना कि नाम, जो आपका गाड़ी जब दुर्घटना में चोट लगता है उसके में उसका जो सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होकर खुद ही कॉल कर देता है कॉल सेंटर को, ये एक एक्सीडेंट हुआ है। कॉल सेंटर में जरा पता चल जाता है आपका किसी जगह जीपीएस से किसी साइड में आपको दुर्घटना हुआ, एंड उसी साइड में जब डिटेल विद इन नो टाइम आपका, देन ऑल इमीडिएटली दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, एंड पुलिस ऑल्सो इज फॉलो द प्रोसीडियर इन ऑर्डर टू सी द विक्टिम्स आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। ये एक अच्छा, मैं देखा यूरोप में काफी दुर्घटना ऐसे सेव हो जाता है। एंड मैं आपको बहुत कंट्री का उदाहरण दे सकता हूँ, जैसे जापान आज इतना कम हो गया एक्सीडेंट बिकॉज, और एक बात है स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। सो मैं बोलना चाहता हूँ प्रैक्टिकली आप जितना करो अच्छा रोड बिल्डिंग करो। आज का रोड बिल्डिंग का मतलब ही है आप यूजर्स को टेम्पटेशन में दे रहे हो, आप अच्छा ज्यादा आप स्पीड में आप गाड़ी चलाइए, बट उनका बेसिक सेंस
मालूम नहीं है जितना स्पीड में चलाओगे, 1 किलोमीटर आप ज्यादा चलाओगे, उसका मतलब 3% प्रोबेबिलिटी आपका फैटेलिटी का खतरा है। हम लोग देखा है कि आप 30 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चलाओगे, जो खतरा जो 10% होता है, जब आप 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ले जाओगे, खतरा 90% हो जाता है। सो दैट मीन्स ये इतना इम्पैक्ट में, दुर्घटना में वो जो यूजर्स है, मरने का उम्मीद ज्यादा होता है। सो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। सो हम लोग तो कोशिश करता है जो द 5 सेफ्टी पिलर्स जो यूएन चार्टर्ड में जो इनिशिएटिव लिया है, वो ठीक तरह से पालन करे। इसका साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, जहाँ अभी मैं देखा प्रैक्टिकली वेस्टर्न कंट्रीज में, अभी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अभी थोड़ा 10 साल 15 साल जब चलेंगे, अभी तो चलना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड कनेक्टेड व्हीकल्स। जब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इसका बीच में आ जाएगा, एंड अभी अभी हो सकता है, ऐसा नहीं है, जैसे हम लोग दिल्ली में बहुत जगह पे कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम्स, रेड लाइट वायोलेशन डिटेक्शन सिस्टम्स, मैं तो बताता हूँ ये दोनों आप लगाओ पहले, और एक टेक्नोलॉजी का सोचने के पहले। ये मैं बताऊं, जब आपका जो रोड यूजर का बातों मालूम हो जाएगा, इधर में आपका स्पीड कैमरा है, रेड लाइट कैमराज है, आप उसी हिसाब से आप देखोगे, जरा स्पीड कम हो जाएगा रास्ता में, बिल्कुल एक्सीडेंट बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हमें उन देशों को भी एक तरह से ऑब्जर्वर के तौर पर देखना होगा जहां एक विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और जहां पर हम देख रहे हैं कि उनके जो मेजर्स लिए गए हैं उसकी वजह से, जिस तरह से प्रदीप सर ने एग्जाम्पल्स दिए कि वहां पर दुर्घटनाएं किस तरह से कम हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बेहतर बना लें, उससे जुड़े हुए जो 5 पिलर्स हैं, जो खास तौर पे जिनके बारे में शायद अवेयरनेस की कमी है, उन पर जब तक काम नहीं होगा तब तक हम इन रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रदीप सरकार सर हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत ही शानदार विश्लेषण आपने किया। आपने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए कि कहां कहां हम लैग कर रहे हैं, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगर आप पूरे साल में 4 महीने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको 40% तक प्रीमियम कैशबैक के तौर पर वापस मिल सकता है। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अपने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स के लिए मीटर ऑन ऑफ सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस का फायदा ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को ऑफ करके ले सकता है। क्या है ये पूरी स्कीम और कैसे काम करेगी, कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ सुरेश अग्रवाल से इसी सिलसिले में हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने खास बातचीत की। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक मीटर, जहां पर आप अगर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और अपने ऐप को बंद रखते हैं तो कंपनी का दावा है कि 40% तक जो ओन डैमेज का प्रीमियम है वो कैशबैक के रूप में आपको वापस दे दिया जाएगा। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है कंपनी के एमडी एंड सीईओ सुरेश अग्रवाल। सर, क्या माने कि जो 40% आप बोल रहे हैं, ये जो वापस कैशबैक दिया जाएगा ये रिन्यूअल के वक्त ही दिया जाएगा, या फिर अगर आप किसी और कंपनी से भी पास जाते हैं रिन्यूअल में तब भी आप 40% देंगे, और 4 महीने आपने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया तो ये 40% आपको वापस मिलेगा? ये प्रोडक्ट बताता हूँ आपको कैसे काम करता है। जब आपने इंश्योरेंस को यूज़ नहीं किया और आपका इंश्योरेंस जो यूज़ नहीं हुआ उसकी जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो क्यूमुलेट होंगे एट द एंड ऑफ द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ द ईयर। आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिलेगा। 2 तरीके हैं, एक आपको कैशबैक मिल सकता है आप चाहें तो, और दूसरा आपको आपके रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपके सवाल का, अगर मैं कोटक जनरल से रिन्यू ना करके किसी और से रिन्यू करूं तो क्या मुझे वो डिस्काउंट मिलेगा, उसका आंसर है हाँ, आपको कैशबैक मिलेगा। यस सर। और सर, इसमें क्या इस स्कीम को लेने के लिए कुछ पॉलिसी होल्डर को कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा? क्या आपकी गाड़ी में कुछ इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा या कुछ अतिरिक्त खर्चा है क्या? ये स्विच ऑन स्विच ऑफ एक एड ऑन है जो बेस इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके ऊपर में एक एड ऑन के तरीके से काम करेगा, जो कि 250 रुपये पे आती है। वो एड ऑन के द्वारा उसको ये स्विच ऑन स्विच ऑफ की फीचर यूज़ करेगा अपने मोबाइल ऐप से। दिस इज़ अ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी
वेयर द कस्टमर डाउनलोड्स द मोबाइल ऐप और डाउनलोड करके वो फिर उसके बाद में अपने इंश्योरेंस को ऑन और ऑफ रख सकते हैं। टेलीमेटिक्स की तरह इस पे किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट वगैरह गाड़ी में लगाने की जरूरत नहीं, केवल जो कस्टमर है, पॉलिसी होल्डर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ऐप कब ऑन रखता है, कब ऑफ रखता है। और क्या पूरे साल भर के अंदर भले ही आपने 4 महीने गाड़ी इस्तेमाल नहीं की हो, ऐप को ऑफ रखा हो, लेकिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या डिस्काउंट मिलेगा? मैं ये जितने भी क्लेम हैं उनको मैं 2 भाग में बांटता हूँ। एक हो गए एक्सीडेंटल क्लेम्स, या बिकॉज ऑफ योर ड्राइविंग यू हैव हैड एन एक्सीडेंट और आपका एक क्लेम एमर्ज होता है। दूसरा है जो आपके फैक्टर से बाहर है, विच इज़ व्हाट वी कॉल एज एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स, जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, स्ट्राइक, रायट्स, थेफ्ट, इंक्लूडिंग थेफ्ट। स्विच ऑन ऑफ हो या ना हो, आपका ये कवर हरदम चलते रहेगा। द स्विच ऑन स्विच ऑफ इज एप्लीकेबल टू द एक्चुअल एक्सीडेंटल डैमेजेस। और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर की। फेक रिव्यू करने वालों की अब खैर नहीं। ये खबर हमने आपको 17 नवंबर को दिखाई थी और अब सरकार ने इस पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। कंज्यूमर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहला कदम उठाया है और कंपनियों के लिए फिलहाल सेल्फ रेगुलेशन जारी किया है। और फेक रिव्यू गाइडलाइंस को लेकर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के साथ खास बातचीत में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कौन से 3 या 4 क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा सरकार को इस तरीके के फेक रिव्यूज की शिकायत मिल रही थी, और अब कहां, किस तरीके से आप इसको रोक लगाना चाहेंगे? मेरे ख्याल से होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म, रेस्टोरेंट्स और जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फेक रिव्यूज़ की शिकायतें आती हैं। तो हमने जून में ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी और अब BIS के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तैयार हो गए हैं और ये इसी सप्ताह एप्लीकेबल भी हो जाएंगे। इसमें ये व्यवस्था है कि हर वेबसाइट जो ई-कॉमर्स में इंडल्ज करती है उसका एक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जो एक जो ढांचा इस स्टैंडर्ड में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अनुरूप ये देखे कि कौन से रिव्यू फ्रॉडुलेंट हैं, कौन से रिव्यू अनएक्सेप्टेबल हैं, ताकि जो कंज्यूमर को रिव्यू परचेज करते टाइम दिखें वो विश्वसनीय हो। ठीक है। और जो रिव्यूअर है, यानी कि हम आप जो लोग रिव्यू पोस्ट करते हैं, उन पर किस तरह की जिम्मेदारी तय होगी और उनको किस तरीके की मैकेनिज्म को उसका पालन करना होगा? तो रिव्यूअर जो है उसकी जो आइडेंटिटी है उसको चिन्हित करना, उसको अश्योर करना कि ये सही में व्यक्ति है, ये कोई रोबोट तो नहीं कर रहा, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट तो नहीं कर रही है। एक तो उसकी जिसको ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, और वो जिस चीज़ का रिव्यू लिख रहा है वो चीज़ एक्चुअल में उसने खरीदी और कंज्यूम की या वो सर्विस का उसने उपभोग किया। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि वो उसके बारे में जांच करने के बाद ही उस रिव्यू को वेबसाइट पर लोड किया जाए। और अगर मैं ये समझता हूं कि ये जो रिव्यू पोस्ट किया गया है वो फेक है, वो गलत है, तो क्या मैं उसकी शिकायत कर सकता हूं? कहां कर सकता हूं और उससे किस तरीके का एक्शन की उम्मीद की जा सकती है? फेक रिव्यू तो पहले आप उस जिस वेबसाइट की फेक है उसी पे कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगे कि वो सुनवाई नहीं हो रही है और उसकी वजह से ग्राहकों को मूर्ख बनाया जाकर और उनको अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में इंडल्ज किया जा रहा है, तो आप किसी भी कंज्यूमर कमीशन, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन या CCPA में कंप्लेंट कर सकते हो। चले बढ़ते आगे। हमारी एक्सक्लूसिव खबर का वक्त है। सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश प्लान को होल्ड पर रख दिया है। क्या है इसकी वजह? इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर की जो विनिवेश योजना है उसको फिलहाल टाल दिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दीपम इस वक्त इस बात के पक्ष में नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर का पूर्ण विनिवेश किया जाए, और इसके पीछे 2 वजहें बताई जा रही है। पहली वजह तो ये है कि कॉपर प्रोडक्शन के मामले में देश में ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं हैं, और जो दूसरी अहम वजह बताई जा रही है वो ये कि दीपम इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश के पक्ष में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कॉपर प्रोडक्शन के मामले में प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र बड़ी PSU है कॉपर प्रोडक्शन की अगर बात करें देश के अंदर। इसके अलावा हिंडाल्को जो है सबसे बड़ी कंपनी है अगर आप कॉपर प्रोडक्शन की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। उसके अलावा अदानी ग्रुप की जो कंपनी है, जो सब्सिडियरी है कच्छ कॉपर, उसके ज़रिए योजना ये है कि साल में 2 चरणों में 1 मिलियन टन कॉपर प्रोड्यूस जो है वो किए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप स्टरलाइट कॉपर की बात करें तो उसका जो तूतीकोरिन में प्लांट था वो 2018 से ही बंद है। तो कुल मिलाकर देखें तो देश में एक्टिव जो बड़ी कंपनियां हैं कॉपर प्रोडक्शन के मामले में वो 3 ही बचती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की योजना है कि फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर की विनिवेश योजना को टाल दिया जाए।
जैसा कि आपको पता है कि 2020 में नीति आयोग ने हिंदुस्तान कॉपर के पूर्ण विनिवेश का प्रस्ताव तैयार किया था और सरकार को भेजा था, और इसके पीछे की जो वजह ये थी कि हिंदुस्तान कॉपर ने सरकार से खराब आर्थिक स्थिति की वजह से 1000 रुपये के फंड इन्फ्यूजन की मांग की थी। उसके बाद ये प्रस्ताव तैयार किया गया था। माइंस मंत्रालय ने नीति आयोग की इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि माइंस मंत्रालय का ये भी कहना था कि शुरुआती कुछ साल तक सरकार को हिंदुस्तान कॉपर में माइनॉरिटी स्टेक जो है वो रखनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाजार आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट पर बंद हुए। बाजार में निफ्टी 18,200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 519 अंकों की गिरावट रही। सरकारी बैंकों को छोड़ ज्यादातर सभी सेक्टर्स पर दबाव नजर आया। और चलिए बात गुजरात के रण में जारी सियासी महायुद्ध की। गुजरात के सियासी समर के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों ने भी बीजेपी के लिए जनता से वोट मांगा। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा कि गुजरात की जनता इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात दौरे पर हैं। रैली को संबोधित करने के साथ साथ उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए पहली रैली की और मोरबी में हुए हादसे को लेकर गुजरात सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान की अपील करने में जुटे हुए हैं। और अब बात गुजरात से सटे महाराष्ट्र के बढ़े सियासी तापमान की। छत्रपति शिवाजी महाराज पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। उद्धव गुट पहले ही हमलावर था। अब एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने भी कोश्यारी के खिलाफ आवाज उठा दी है। बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को राज्य से हटाने की मांग की है। और वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर को हुए ऑटो ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है। बता दें कि इस ब्लास्ट में ऑटो चालक के साथ शारिक नाम का युवक झुलस गया था, जिसका इलाज मंगलुरु के निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस की ओर से जो जानकारियां साझा की गई उसके मुताबिक शारिक आईएसआईएस के हैंडलर्स के संपर्क में था और इससे पहले भी शिवमोगा में बम ब्लास्ट का ट्रायल कर चुका है। साथ ही शारिक पर साल 2020 में मंगलुरु में दीवारों पर ग्राफिटी के जरिए देश विरोधी नारे बनाने और लिखने का मामला दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। We have taken the family members of the suspect to establish his identity. Now the dressing is going on. Maybe in another 5-10 minutes, family members will be allowed to meet that suspect. Once they meet, we will be in a position to definitely identify the identity of a suspected person. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार। In association with BSE, experience the new. स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। एक बॉल 6 रन। ऋषभ भैया 1 मिनट। ओके कूल। दादा दादी मम्मी ऋषभ भैया।
D2H कनेक्शन पहुंचे डायरेक्ट टू हार्ट, लाए इंडिया के हर परिवार को एक साथ। चैनल्स, एप्स, HD बेस्ट प्लान्स। D2H डायरेक्ट टू हार्ट। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Can the BJP defy the odds? कांग्रेस के लिए सरकार में आना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। Will the Congress make a comeback? आज भाजपा का एक ही सिद्धांत है, सत्ता में रहना बस। Is AAP going to make an impact in its poll debut? इनकी नीयत चोरी करने की है, कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती, बताओ क्यों नहीं बन सकती? All the news, views and analysis on the happenings in Himachal Pradesh, because it's your mandate. Mera now, you first. दृश्य शक्तियों पर हावी हो जाते हैं और उनके आपसी संघर्ष से होता है एक भीषण तांडव। मैं आशुतोष राणा सुनाने आ रहा हूँ एक राजमहल और मौत माया मिथ्या से जुड़ी एक रोमांचक कहानी को। सुनिए मेरे साथ वरु थी। मिर्ची प्लस पर डाउनलोड कीजिए मिर्ची प्लस ऐप, कहानियों का असली अड्डा। Man on a mission, averting India's climate crisis. Exclusively at the 3rd edition of the Times Now Summit. Presenting partner Herbalife Nutrition. Co-powered by GE, building a world that works. State partner Government of Andhra Pradesh. Driven by Maruti Suzuki. E-mobility partner Electra, pioneer in electric mobility in India. Business simple. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मंदी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही हम और आप फिक्रमंद हो जाते हैं, फिक्र में डूबने लगते हैं। हमें ये डर सताने लगता है कि क्या हमारी नौकरियां, हमारा बिजनेस बरकरार रह पाएंगे, मंदी की मार से क्या हम संभल पाएंगे। एक बार फिर मंदी का हर तरफ शोर सुनाई देने लगा है। सुबह उठिए तो आपको मंदी से जुड़ी आशंकाओं पे दिग्गजों की कमेंट्री नजर आती है। लेकिन भारत की बात करें तो मंदी फिलहाल बेअसर साबित हो रही है। हालांकि ये अभी आशंका भर है, लेकिन उसके बावजूद इस नेगेटिव सेंटिमेंट का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है और इसकी ढेर सारी वजह हैं। पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। दरअसल कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध का खींचना, सप्लाई चेन में बाधा, ये सारी वो दिक्कतें थीं कि किसी भी इकॉनमी को झटके दे सकती थी। लेकिन भारत इसमें कैसे बचा रहा? भारत के लिए वो कौन कौन से फैक्टर रहे जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करते रहे? मंदी यानी किसी भी चीज का लंबे समय के लिए बंद या सुस्त पड़ जाना, भारत के लिहाज से आखिर इसका इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? जबकि कमेंटेटर्स जो तमाम दिग्गज हैं वो तमाम बार बार यही कह रहे हैं कि जो ये आर्थिक मंदी है उसका भारत पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक असर नहीं पड़ने वाला। लंबे समय तक जब देश की इकॉनमी धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय इकॉनमी भी मंदी की चपेट में आएगी? फिलहाल इसका जवाब नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, किसी देश को मंदी से निकालने के लिए सबसे पहले उसकी इकॉनमी में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उस लिहाज से आखिर क्या काम हो रहा है?
अगर निवेश बढ़ता है तो रोजगार पैदा होता है। रोजगार के मोर्चे पर हमारी तैयारी कितनी है? लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ये एक तरह से कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सभी चीज़ों के लिए बेहद आवश्यक है। इन सब के बीच नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि जो आशंकाएं हैं मंदी की, उसमें भारत इससे अछूता रहेगा। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता तो है, वैश्विक हालातों से भारतीय इकॉनमी प्रभावित तो होगी, लेकिन 2023-24 यानी अगले वित्त वर्ष में भारतीय इकॉनमी 6 से 7% की दर से बढ़ेगी। और ये जो प्रोजेक्शन है ये एक आशावादी सोच लेकर आता है। और इन्हीं सब पहलुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिर जो मंदी है वो है क्या चीज। आखिर इस मंदी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इस पर सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो मंदी के जो संकेत हैं वो किसी भी इकॉनमी में लगातार अर्थव्यवस्था में जीडीपी का गिरना सबसे पहला संकेत होता है मंदी के आने का। महंगाई और बेरोजगारी जब तेजी से बढ़ने लगे तो ये मंदी की आशंका के एक तरह के संकेत होते हैं। लोगों की आमदनी इससे प्रभावित होती है, उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है और लंबे समय तक जब लोगों की परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है तो मंदी के संकेत हैं। और शेयर बाजार में लगातार गिरावट आना भी मंदी के संकेतों में से प्रमुख माना जाता है। अब मंदी और महंगाई ये दोनों जो है इनका नाता क्या है? तो दुनिया के कई देशों पर इस वक्त आप सुन ही रहे हैं कि महंगाई की मार पड़ी हुई है और कोरोना, लॉकडाउन, रूस यूक्रेन युद्ध से, जैसा हमने आपको बताया, सप्लाई चेन में बाधा आई और इसकी वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ने लगी। सप्लाई चेन रुकने से वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट और महंगाई की जो डर था वो सामने आने लगी और बढ़ती महंगाई कम करने के लिए बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया। बढ़ती ब्याज दरों ने आर्थिक गतिविधियों में रुकावट पैदा की और कहा जाता है कि एक तरह की जब लगातार ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डिमांड में भी कमी आती है। और यही वजह है कि जब जब मंदी आई है तब जो है वो ये बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं ये सारे, जिसकी वजह से मंदी की आशंका ने लोगों को घेरा है। और इसी पर हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मदन सबनवी साहब हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से। बहुत बहुत स्वागत मदन सर आपका। इसके साथ ही जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा साहब भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मदन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह का स्लो डाउन नजर आ रहा है। हम अखबार खोलते हैं, हम खबरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यूरोप हो, यूके हो, चीन, बड़े बड़े दिग्गज मंदी के आने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या भारत को फिलहाल इन चेतावनियों से डरने की आवश्यकता है या नहीं, या हम वाकई अपनी इकॉनमी में स्थिरता के संकेत अलग अलग मोर्चों पर देना शुरू कर चुके हैं? हम ये डिफरेंशिएट करना चाहिए जो रियल इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है। रियल इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने बोला है कि आज हम बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7% का ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, लेकिन इसमें ये इम्प्लिसिट है कि तीसरा और चौथे क्वार्टर्स में, जैसे कि अगर हम आरबीआई के एस्टिमेट्स पे जाएंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ स्लो डाउन इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स। नाउ जो एडवांटेज हमारे पास है यही है कि हम एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमारा जो डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट्स पे वो कम है। इसी की वजह से जब वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन या स्लो डाउन हम बोल रहे हैं, इंडिया हैज नॉट बीन इम्पैक्टेड दैट मच। तो यही तो पॉजिटिव फैक्टर है जिसके लिए हम ये भी काफी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि अगले साल में भी हमारा ग्रोथ 6% से ज्यादा रहेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वहां पे जो भी इन्फ्लुएंस, जो भी इम्पैक्ट हुआ, दैट हैज बीन वेरी क्लियर। जैसे कि हमने देखा है कि फरवरी से ही वी हैव सीन दैट द करेंसी हैज बीन अंडर प्रेशर। जो भी फेडरल रिजर्व करते हैं वहां पे इफ दे आर इंक्रीजिंग रेट्स, इट बिकम्स नेसेसरी फाइनली फॉर आरबीआई आल्सो टू इंक्रीज रेट्स। जैसे कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो हो रहा है वेस्ट में, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भी एफपीआई फ्लोस है काफी वॉलेटाइल हो गए हैं।
तो मॉनेटरी साइड पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वो तो डेफिनेटली 1-to-1 कोरिलेशन है, लेकिन जो रियल इकोनॉमी में है, बिकॉज वी आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है कि वी विल प्रॉब्ली बी डीकपल्ड। बट ये नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं कि वी वांट टू बी ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, जो हमारे भविष्य में हम अटेम्प्ट करेंगे, इन दैट केस आई थिंक वी विल नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर विश्लेषण मदन सर। और कहीं ना कहीं जो बात समझनी है वो यही है कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी मंदी की आशंका के जो भी फैक्टर्स हैं, वो हमें बहुत साफ साफ नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें टैकल करना आसान हो रहा है। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तरफ हम क्रूड में नरमी साफ तौर पर देख रहे हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत जो है वो एक ऐसी ज़मीन बन चुका है जो एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब ग्लोबल मंदी की आशंका घिरती है, एक सेंटिमेंट पर असर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चाहे भारत में दिग्गज कमेंट्री कर रहे हों, विदेशों में दिग्गज कमेंट्री कर रहे हों, वो सभी बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भारत पर मंदी का असर तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोर तक नुकसान पहुंचाएगा, ये ऐसा नहीं है। आप किन चीजों को फैक्टर देख रहे हैं और ये क्या वाकई आपदा में अवसर वाली सिचुएशन है हमारे लिए? अच्छा, आपने देखिए प्रश्न किया, दो पहलू हैं इसके, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर आप एक्सटर्नल को देखते हैं, उसमें क्या वजह है कि जिसलिए पूरी दुनिया के अंदर मंदी की बात शुरू हुई। यूक्रेन, कोविड तो था ही था, लेकिन यूक्रेन का युद्ध और जिस हिसाब से सैंक्शंस लगाई गई चारों तरफ रूस के ऊपर, रूस के साथ साथ कुछ अन्य देशों पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर के, और साथ में ये देखा गया कि भाई किस तरह से खासतौर से यूरोप की अर्थव्यवस्था पे उसका आने वाले समय में असर पड़ेगा। तो ये होने लगा कि पूरा यूरोप और खासतौर से ब्रिटेन और जर्मनी, ये सब जो है ये मंदी में चले जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था शैलो रिसेशन होगा या मंदी होगी, कुछ का था कि डीप होगा, मतलब गहरा होगा, यानी ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को लेकर यही बात हुई थी। अमेरिका के चुनाव में ये बहुत बड़ा विषय था कि भाई मंदी हो रही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक तरीके से अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने चुनाव में अच्छे परिणाम दिए। तो लोगों को लगा ठीक है थोड़ा सा मंदी हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना था, लोगों का, उपभोक्ताओं का, कि बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने जो है बाइडेन की पॉलिसीज को सपोर्ट किया। हमने इंग्लैंड में देखा किस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को जो है, जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वहां के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उठा रहे हैं। जर्मनी भी यही कर रहा है, फ्रांस भी यही कर रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी तक जो संकेत है, और खासतौर से तेल और गैस को लेकर के इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सेकंड थॉट आई है कि रूसी तेल को बाजार में आने दिया जा रहा है। भारत के ऊपर अंकुश लगाने की बात थी। अब अमेरिका की जो एक मंत्री, उन्होंने कहा कि जो वित्त मंत्री, उन्होंने ये कहा कि नहीं, भारत रूस से तेल खरीदा है, इसमें बहुत ज्यादा अमेरिका को परेशानी नहीं है। कुल मिला के उन्हें समझ में आ रहा है अगर रूसी तेल बाजार से गायब होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो उसको कोर्स करेक्शन हो रहा है, उसको सैंक्शंस को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर जो तेल बाजार में आना है उसको आने दिया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि उसके परिणाम क्या। उसमें मुझे लगता है ये जो यूरोप अमेरिका में जो मंदी ये शैलो होगी। मुझे आज की तारीख में, कल क्या होता है कहना मुश्किल, लेकिन आज जो सच्चाई है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत गहरी मंदी आने वाली है। वो एक सतही जो है मंदी होगी, उससे नुकसान होगा पूरी दुनिया को, उनको भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सतही होगी। भारत जो कुल मिलाकर के, जैसा मदन जी ने भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो जो हमारी घरेलू मांग है उसको लेकर के ओरिएंटेड ज्यादा है। अभी चाइना या अन्य पश्चिमी देशों की तरह बहुत ज्यादा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, लेकिन 100% नहीं है। अभी भी मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो घरेलू है। तो और सरकार की नीतियां लगातार 24/7 सरकार जहां जहां कोर्स करेक्शन है, कोर्स करेक्शन कर रही है, जिससे कि मंदी जो आ सकती है या बड़ी मंदी आ सकती है उसको देखा जाए। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन बन रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, मुझे लगता है दुनिया की जो बड़ी जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर इक्विप्ड है
वो हर तरीके से तैयार है कि ऐसा कुछ होगा तो उसको वो बर्दाश्त कर सकती है, और आम भारतीय उपभोक्ता जो है और आम भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी। अगर ये मान के हम चल रहे हैं कि दुनिया में जो मंदी आएगी वो सतही होगी, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नहीं, शैलो होगी वो, और मेरा मानना है वो शैलो ही होगी। तो इसलिए भारत में चिंता का विषय तो रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का दुनिया में कहीं भी होता है हम पे असर पड़ता है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ सकता है, खासतौर से हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पे असर पड़ सकता है, पूंजी जो है वो कहीं और देशों में जा सकती है क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं, तो चुनौतियां तो हमारे पास होंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरकार अभी 24/7 जो है वो एक्शन लेती जाती है, सरकार को जागरूक रहना पड़ेगा, और अगर सरकार जागरूक रहती है, तुरंत जो आवश्यकता है वो कदम उठाती है, और राज्य सरकारें भी वैसा करती हैं, तो मुझे लगता है परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है जब भी मंदी आती है, लेकिन हम लोग चिंतित होने की आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ठीक बात आपने कही कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी और जो नज़र आ रहा है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो मंदी है उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होगी। हालांकि चिंताएं भले ही बनी हुई हैं, लेकिन भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ये सही बात है कि हेडलाइंस बनती रहेंगी, लेकिन इसमें देखना होगा कि हमारी तैयारी कितनी है। मदन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मंदी से अलग हम ये देख रहे हैं कि एक मॉनेटरी टाइटनिंग जो अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है उसका साफ तौर पर असर देख रहा है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत के पास क्या सबसे बड़ी चुनौती इसमें, अगर ब्याज दरों को बढ़ाने वाला विकल्प खुला हुआ है, लगातार उस पर चर्चा होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने करेंसी को किस तरह से स्थिर रखा जाए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है। तो करेंसी को देखेंगे, दो वजह हैं जिससे कि जो भी प्रेशर आ रहा है रुपये पे। एक तो है जो डॉलर को हो रहा है, और हमने देखा कि फरवरी से शायद लेट्स से 1 वीक बैक हमने देखा कि जैसे ही डॉलर का स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट्स में, सारे करेंसीज को वीकन हो रहे थे। सो दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर जो अभी भी उसका इफेक्ट जो है रुपी डॉलर के वैल्यू पे अभी भी काफी मजबूत है। और दूसरी जो फैक्टर है कि जो हमारा फंडामेंटल्स है, यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल बन गए हैं। और जैसे कनिजा जी ने बोला है कि सॉफ्टवेयर रिसीट्स हैव बीन कमिंग डाउन, ट्रेड डेफिसिट तो वाइडन हुआ है, जो भी एफपीआई फ्लोस है वो भी काफी वॉलेटाइल है, कभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसी की वजह से हमने देखा है कि जो भी डिप्रिसिएशन इज हैपनिंग इन द रुपी, दोनों वजह से हो रहा है। अगर ये करेक्शन जो होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल फैक्टर है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि वो डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा वीकेंड शुरू हुआ है, दैट हैज एक्चुअली लेड टू द रुपी बिकमिंग अ बिट मोर स्टेबल। तो करेंसी पे मेरा ज्यादा कोई फियर नहीं है। लेकिन अगर हम जो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक देयर आर 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो थे पैंडेमिक से भी पहले। एक की जो कंजम्पशन जो है दैट हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये आर्ग्यू किया है बजट के प्रेजेंटेशन पे। और दूसरी बात जो है जो इन्वेस्टमेंट, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ब्रॉड बेस्ड नहीं है और खाली 2-3 सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन दोनों को रिवर्स करना है, तभी तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि जो भी ग्लोबल सीन पे हो रहा है, वी नी नॉट रियली वरी अबाउट इट। क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी है जो मजबूती देता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल्स जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं करते हैं, देन आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। और जो आपने पहली इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि most important thing out here is employment. अगर रोजगार बन रहा है, then I think the country will be on the right path. That is something which the government is also working on. बिल्कुल, और ये वो संकेत हैं जिस पर बहुत ही सूक्ष्म जो है वो नज़रिया रखना होगा। और इसी वजह से हम एक तरह की, हम ये नहीं कहेंगे हम बेफिक्र हैं, लेकिन फिर भी हम बाकी दुनिया से कम फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम करेंसी का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये चर्चा सतह पर आ रही है कि पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध के एक कह सकते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पे एक करेंसी वॉर छिड़ी हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या नज़रिया होगा इस पे आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नजरिया पश्चिम के देशों ने और पश्चिम की ताकतों ने लिया था रूस को लेकर के, जो सैंक्शंस लगी थी, तेल की, जो माना जा रहा था तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी, गैस की कीमतें तो 300% बढ़ जाएंगी और यूरोप के अंदर जो है वो बिल्कुल त्राही हो जाएगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी बातें, अभी तक की जो सच्चाई है उसमें वो ऐसा हुआ नहीं है।
और यूक्रेन के युद्ध में भी हम देख रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं जो है उसके जो इरादे थे वो इरादे उसके अब कमजोर पड़ रहे हैं। उनका पहले ये था हम ताकत का प्रयोग करके यूक्रेन को जीत लेंगे, अब उनको समझ में आ रहा है ये संभव नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं रूस जो है वो कूटनीति की दिशा में बढ़ रहा है। भारत और चीन जो बड़े मित्र देश हैं, रूस, दोनों ने रूस को सलाह दी है कि बातचीत का जो सिलसिला जारी उसको चलाइए। बाली में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुल करके ये बात की कि भाई बातचीत होनी चाहिए। तो अगर भारत और चीन जैसे देश बोलेंगे तो रूस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो मित्र, सबसे बड़े मित्र तो यही है। तो इसका संकेत बाजार में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि पश्चिम की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को समझ में आ रहा है कि जो बात हो रही थी कि आणविक युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ये है कि जो नुकसान यूक्रेन से और कोविड से पहुंचा है, कौन सी नीतियां आए इनको ठीक किया जा सके। उसके लिए हम देख रहे हैं अमेरिका में भी, इंग्लैंड में जो वहां के सेंट्रल बैंक है वो कुछ अपनी पॉलिसीज लेके आए हैं, जिसकी वजह से पूंजी जो खासतौर से अमेरिका में जा रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि हमारे रुपए वर्सेस डॉलर की उसकी कीमत पर असर आ रहा है। लेकिन हो सकता है ये स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद जो है पूंजी वहां जाना वापस शुरू हो जाए जहां उसको जाना चाहिए, जहां उसको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बेटर रिटर्न मिलेंगे अमेरिका के मुकाबले। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये आने वाले 3-4 हफ्ते के अंदर स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। उसमें हमें पता लगेगा यूक्रेन युद्ध कहाँ जा रहा है, जो रूस का रवैया तेल को लेकर के है वो कहाँ जा रहा है, तेल की कीमतें कहाँ जा सकती हैं। मेरा ये मानना है तेल की कीमतें बेकाबू नहीं होंगी। अगर युद्ध बेकाबू नहीं होता तो तेल की कीमतें भी बेकाबू नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं अगर रूस के तेल को जो बाजार में अमेरिका आने देता है, सैंक्शंस को नजरअंदाज कर देता है, जो अभी तक ऐसा लग रहा, संकेत पूरे वही हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होगी। पश्चिम के देश उसको संभालेंगे कहाँ तक, और उसके बाद हम देखेंगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रूपी और जो डॉलर की वैल्यू है उसके ऊपर आएगा। लेकिन अहम विषय जो है वो बहुत जरूरी वो ये है भारत को लेकर खासतौर से कि हमारी नीतियां हैं, हमारी नीतियां जो है उस पर काम करना है। लेकिन ये साथ में आवश्यक है, ये सरकार को भी करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नरेंद्र जी मैं आऊंगा कि आखिर हमें किस मामले में हमें क्रिटिकल होने की जरूरत है। हम ऑप्टिमिस्टिक रवैया तो बिल्कुल। तो इसलिए जो है मेरा ये मानना है कि पूरी ग्लोबल उसको देखते हुए कि ग्लोबल के क्या हालात हैं और जिस हिसाब से जैसी आशंका थी शायद वैसा ना हो, उसको लेकर के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, राज्य सरकारें और कुल मिलाकर के सारी जो भारत की जहां जहां भी नीति निर्माण होता है विभिन्न स्तरों पे, उन सबको उसके हिसाब से अपने को रीअलाइन करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल। और इस पे हम थोड़ा और क्रिटिकल होकर भी चर्चा करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक रवैया तो ठीक है, लेकिन वाकई हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही है, हमारी जो तैयारी है वो फिलहाल कितनी है और आगे कितनी होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। मदन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब भी भारत में मंदी की आशंका घिरती है तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज़रा बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और वहाँ जो है वो हमें ख़ास तैयारी की आवश्यकता है? अगर देखेंगे जो कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर्स हैं, आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवाइवल। और यहीं पे हमारा जो प्रेशर पॉइंट है, जो मैंने पहले कहा है कि कंजम्पशन जो प्रॉब्लम है वो कोविड से पहले भी दैट स्टार्टेड। और अगर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को देखेंगे वहां पे आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है जैसे आयरन एंड स्टील में या सीमेंट में, वो तो काफी ट्रैक पे है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स पे है दैट इज अ सेक्टर व्हिच इज मोस्ट वल्नरेबल। हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन ज्यादा होने से वो कंजम्पशन को भी इम्पैक्ट किया है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स भी कम है। और इसी पे जोर होना चाहिए कि हाउ इज इट दैट वी इंप्रूव ओवरऑल कंजम्पशन, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जो भी ग्रोथ प्रोसेस का जो भी इंटरलिंकेजेस है बाकी सारे इंडस्ट्रीज में, तो इसी पे फोकस होना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर से वही एक सेम पॉइंट आई एम गोइंग टू रीइटरेट दैट वी नीड टू बी क्रिएटिंग मोर जॉब्स। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर इकोनॉमी स्पेशली इन दीज ट्रबल टाइम्स। बिल्कुल जॉब क्रिएशन पर फोकस करना होगा। नरेंद्र जी जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि इकॉनमी में हमारे कोई इंटरनल क्राइसिस के संकेत तो नज़र नहीं आ रहे हैं, जो है वो सब कुछ सामने है और शायद यही वजह है कि उन्हें टैकल करना आसान भी है। लेकिन फिर भी आपकी चिंताएं क्या हैं? थोड़ा अगर हम क्रिटिकल नज़रिए से देखें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो है इस मोर्चे पर भारत की जो तैयारी है वो अधूरी है या हमें जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर हम नहीं लगा रहे?
नहीं, देखिए हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब हुआ कि मतलब वी शुड बी पंचिंग बियॉन्ड आवर वेट। हमारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हमको करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसके अंदर हमारे पास मौका भी है। और कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को संवाद करना होगा जो भारत की बड़ी बड़ी 250 कंपनियां, उनके साथ खास तौर से कि वो अब निवेश वो कर रहे हैं, लेकिन निवेश में मुझे लगता है कि वो थोड़ा जो है वो तंग हाथ से कर रहे हैं, खुल के निवेश नहीं हो रहा है। और तो मुझे लगता है खासतौर से वो कंपनियां जो मेरा एनालिसिस है, मैंने आइडेंटिफाई करी है, करीब 125 कंपनियां, लगभग 127 है, जिनके पास क्षमता है कि वो और निवेश उनको करना चाहिए, लेकिन कुछ बाहर जाके करना चाहती हैं, कुछ को लेकर के कहीं ना कहीं हिचक है या जो कुछ है। तो मुझे लगता है कि ये समय है जबकि सरकार से संवाद होना चाहिए, बैंकों से संवाद होना चाहिए, और उनको आकर के निवेश करना चाहिए और जॉब क्रिएशन करना चाहिए, खासतौर से उन इलाकों में जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, जिसमें खासतौर से उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स आते हैं। आप कहेंगे ये उनका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी तो बनती है, उन राज्यों को इंसेंटिव देने चाहिए जिससे वो वहां पे जाएं। और दूसरा जो बहुत बड़ा ये है कि जो जॉब क्रिएशन होता है भारत जैसे देश में, वो सबसे ज्यादा जो है एसएमईज में होता है। बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो एसएमईज हैं वो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन करती हैं, और उसके लिए जो बड़ी भूमिका होती है वो राज्य सरकारों की होती है, और वो होती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है, उनका फोकस कितना है। कई राज्य सरकारें तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई राज्य सरकारें मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा पुश की आवश्यकता है। ये आवश्यक है कि वो इस हिसाब से अपनी स्किल के वो लेके आए और प्राइवेट सेक्टर को भी अपने यहाँ अट्रैक्ट करें, जिससे कि वहां पे जॉब क्रिएशन भी हो और जॉब के साथ साथ जो है जो पूंजी है वो उनकी दिशा में जाना शुरू हो। तमाम हमारे बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ देश की लगभग 40% जनता रहती है, अगर आप देखें जहाँ 40% जनता है वहां पे जॉब क्रिएशन इसलिए नहीं हो रहा है कि जो पूंजी जितनी जानी चाहिए, नए उद्योग जितने आने चाहिए नहीं आ रहे हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिजली वगैरह पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन उद्योग नहीं पहुंच रहे हैं। भाई अगर बिजली और सड़क पहुंचाइए इसका मतलब वो उद्योगों को जाना पड़ेगा। अब ये काम खाली केंद्र सरकार तो कर नहीं सकती, राज्य सरकारों को ज्यादा करना होता है क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है ये बात है जिसपे हमको बहस से कोई जो है परेशानी नहीं होनी, हमको बहस करनी होगी कि बड़ी कंपनियों को और निवेश करें, वो अपनी पूंजी को रोक के बैठे हैं, अपने प्लान को थोड़ा जो है वो हिचक रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है जहां पे कि जिनको जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वो करना होगा। तीसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बात होती है कि भाई हमको स्टार्टअप ये और स्टार्टअप, वो बड़ी अच्छी बात है, कुछ स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को स्टार्टअप को रीडिफाइन करना पड़ेगा। जहां जॉब क्रिएट हो सके, एक स्क्रूटनी जरूरी है, आपको बोल रहा हूं। बिल्कुल एक आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ, पूरे भारत में देखिए हमारे यहाँ हमारे यहाँ 200 ऐसे शहर हैं जो इसलिए जाने जाते हैं, वो खास तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं, फिरोजाबाद के अंदर ग्लास का काम होता है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता, वो जब वहां आप जाइए तो वो कहते हैं हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम किस चीज का इंतजार करें। 200 ऐसे केंद्र है भारत में, अगर वो अपने में ही इतने बड़े लोकोमोटिव बन सकते हैं अर्थव्यवस्था को कहीं से कहीं ले जाए, क्यों नहीं ऐसा कर रहे? बिल्कुल संभावनाएं देखनी होगी जहां संभावनाएं मौजूद हैं, और एक कहते हैं रिसर्च बहुत जरूरी है। और जिस तरह से ये चर्चा का मकसद यही था कि उन चीजों को हम थोड़ा सतह पर लाएं जिनके बारे में चर्चा आजकल नहीं हो रही। तो इस चर्चा के जरिए एक बात साफ तौर पर समझ में आई कि ग्लोबल मंदी की आशंका तो है, लेकिन भारत का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंताएं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उनसे भी भारत की जो तैयारी है वो काफ़ी माकूल है। लेकिन हम चूंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है तो हमको और ज़्यादा तैयारी करनी होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से दौड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मदन जी। इसके साथ ही नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार विश्लेषण आप दोनों की तरफ से इस पूरी चर्चा में। फिलहाल ईटी नाव स्वदेश के इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाव स्वदेश। नमस्कार। 10 मिनट में आपका खाना डिलीवर हो न हो, पर यहां आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका। ईटी नाउ स्वदेश पर हर 5 मिनट कमाई का आइडिया।